हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 6 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए अब हम लोग आज के क्लास को आरंभ करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपका कथन और धारणा से है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट और एजप्शन। और यहाँ से 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अच्छी तरह से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा हमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, कथन को हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना होता है और इसके बेसिस पर हमें यह देखना होता है कि इस वाले कथन में कौन सा धारणा जो है वह अंतर्निहित है, यानी इस वाले कथन से कौन सा अवधारणा, कौन सा एजप्शन जो है वह निकल के सामने आता है ना, कौन सा अवधारणा है जो इसमें अंतर्निहित है। अब देखिए, हम लोग कथन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बोला है कि श्रवण को उसके पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए। श्रवण को उसके पूरे कैरियर में हमेशा प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त हुए हैं। उसके पिता रमेश ने अपने भाई से कहा, ठीक है, उसके पिता रमेश ने अपने भाई से क्या कहा है, श्रवण के पिता रमेश ने अपने भाई से कहा है कि श्रवण को पूरे करियर में हमेशा प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त हुए। अब इसमें कौन सा अवधारणा निहित है? तो पहला देखिए, श्रवण ने एमबीबीएस किया। क्या इसमें कहीं यह स्पष्ट हुआ है कि श्रवण ने कोर्स कौन सा किया है? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि यह जो है हमारा अवधारणा वह इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में आते हैं, दूसरा क्या है, श्रवण अब एक अभियंता है। श्रवण अब एक अभियंता है यानी कि इंजीनियर है। तो क्या इसमें कहीं स्पष्ट हुआ है कि श्रवण अभी कौन से पोस्ट पे है? मार्क्स उसको अच्छा जरूर आया है, प्रथम श्रेणी से पास जरूर किया है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि उसने एमबीबीएस किया है या फिर अभियंता है। तो यह दोनों का दोनों क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। दोनों में से कोई भी अवधारणा जो है वह आपका अंतर्निहित नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है ना। अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दी गई निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। प्रश्न देख लीजिए क्या बोला है। 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP और Q एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। 8 व्यक्ति जो है एक गोल मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है बैठक करने के लिए। तो निश्चित रूप से सबका चेहरा किस तरफ होगा? निश्चित रूप से सबका चेहरा जो होगा ना वह केंद्र के तरफ होगा, क्योंकि पर्सन जब भी मीटिंग करने के लिए बैठेगा तो सब एक दूसरे के सामने ही बैठेगा। तो पहला जो ड्यूटी है हमारा वह यह है कि सभी 8 पर्सन को बैठने के लिए हम जगह बनाएंगे, है ना। 8 सीटा बनाइए और सबका चेहरा किस तरफ होना चाहिए? सबका चेहरा केंद्र के तरफ होना चाहिए। ओके, सभी पर्सन का चेहरा किस तरफ रखेंगे? हम सभी पर्सन का चेहरा केंद्र के तरफ रखेंगे। देख लीजिए, 8 पर्सन को बैठने के लिए हमने जगह बनाया और सभी पर्सन का चेहरा हमने कर दिया है किस तरफ? केंद्र के तरफ। अब बारी बारी से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसमें व्यक्तियों को आप बिठाते जाइए। पहला लाइन देख लीजिए क्या है, बैठक करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तक का तो सिर्फ डाटा दे रखा है ना। आगे देखिए, यहाँ बोला है जे पी के दाएं को दूसरा है। जे कहाँ पे है? पी के दाएं को दूसरा। तो पहले हम किसको बिठाए? पहले जे को बिठाए कि पहले पी को बिठाए? तो भाई पहले पी को आप बिठाओगे तभी तो पी के दाएं दूसरा जे को आप बिठाओगे। तो सबसे पहले हमें पी को बिठाना है। अब पहला व्यक्ति को हम कहाँ बिठाएं, क्योंकि 8 जगह खाली है। तो पहला पर्सन को, पहला व्यक्ति को पूरे अरेंजमेंट में जहां आपकी मर्जी वहां आप बिठाओ। तो चलिए पी को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, ठीक है। पी को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो इस तरफ पी का दायां हो जाएगा और इस तरफ पी का बायां हो जाएगा, यानी इधर राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। बोला क्या है, पी के दाएं को दूसरा कौन है? जे। तो पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहाँ पे हम बिठा देते हैं किसको? जे को। ठीक है, पहला लाइन का काम हो चुका है। और कुल मिला के 5 क्वेश्चन का जवाब हम लोग को करना है इसके बेसिस पर। तो थोड़ा सा इसको बनाने में हम लोग वक्त देंगे और सीधे 5 क्वेश्चन का अपना आंसर करेंगे।
तो जे पी के दाएं को दूसरा है जो। अच्छा, यह जो वर्ड है ना, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। जो वर्ड हमेशा दो पर्सन में से, जिन दो पर्सन का बात किया जाएगा उसमें से जो वर्ड बाद वाले के लिए होता है, तो यहाँ जे और पी का चर्चा किया गया है, तो जो किसके लिए होगा? जो पक्का पी के लिए होगा। जो वर्ड हमेशा दो पर्सन में से बाद वाले पर्सन के लिए होता है, तो यहाँ जो कहने का मतलब किसके बारे में बोला गया है? पी के बारे में। तो पी के दाएं तीसरा है। पी जो है ना वह के दाएं तीसरा है, तो पी तो बैठा हुआ है। हम के को कहाँ बिठाएं कि के दाएं तीसरा पी बन जाए? तो अगर हम के को यहाँ बिठा लेते हैं तो के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो पी बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे हैं कि के को हम कहाँ बिठाएं कि वहाँ से दाएं तीसरा हमें कौन दिखे? पी दिखे। तो पहले लाइन का काम कर लिए हैं। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा। जो वर्ड किसके लिए? पी के लिए। पी के दाएं को तीसरा, देख लीजिए पी के दाएं तीसरा है। ओके, आगे चलिए। अब इसके आगे एम ओ के बाएं को दूसरा है जो। अच्छा देख लीजिए, फिर से जो वर्ड आ गया, एम ओ के बाएं को दूसरा। तो इसमें ना तो अभी ओ एम है और ना ही ओ है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्या बोला है? जो वर्ड किसके लिए होगा? जिन दो पर्सन का चर्चा किया गया है उसमें से बाद वाले के लिए, यानी ओ के लिए। ओ जो कहने का मतलब किसके बारे में बोला गया? ओ के बारे में। तो ओ पी और जे के बीच है। अब पी और जे के बीच में किसे बिठाना है? ओ को बिठाना है। तो यहाँ पे हम बिठा लिए ओ को, और एक बार ओ बैठ गया तो ओ के बाएं दूसरा कौन होगा? एम होगा। तो ओ के बाएं पहला, बाएं दूसरा, यानी यहाँ पे हम बिठा लेंगे किसको? एम को। यहाँ पे आपका कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे आपका बैठ जाएगा एम। ठीक है, चलिए एम को रहने देते हैं, यहाँ पे एम बैठ जाएगा। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला है? बोला है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है ना वह के या एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब इन दोनों जगह पे एल नहीं बैठ सकता है, तो एकमात्र जगह बचा है, यहाँ पे एल को बिठा दीजिए। और एल जो है एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ बैठा है तो यहाँ पे एन नहीं बैठ सकता है, तो एन को तो हम यहीं पे बिठाएंगे। बोला था एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों जगह पे एल नहीं बैठेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे बैठेगा तो के का पड़ोसी हो जाएगा, तो एल पक्का यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे एल बैठ गया तो एन को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं कि क्योंकि एल का पड़ोसी एन भी नहीं है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। अब सीट भी एक बचा हुआ है, पर्सन भी एक बचा हुआ है। पर्सन कौन बचा हुआ है? क्यू। तो इस बचे हुए सीट पे उस बचे हुए पर्सन को हम बिठा लिए, यानी हमारा जो अरेंजमेंट है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे। क्वेश्चन में कई बार बोला जाता है निकटवर्ती, तो निकटवर्ती का मतलब देख लीजिए क्या होगा। पी का निकटवर्ती कौन होगा? ओ भी होगा और एम भी होगा। निकटवर्ती का मतलब होता है पड़ोसी। इसके अलावा एक वर्ड और आपके सामने में आएगा जब आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो वह आता है आपका अगले स्थान पर। अगले स्थान पर अगर हम आपसे पूछे कि पी के अगले स्थान पर कौन होगा, तो पी के अगले स्थान पर ओ भी होगा और एम भी होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। कई बार हम लोगों को लगता है कि पी के अगले स्थान पर ओ होगा, अगला स्थान मतलब तुरंत दाएं, जबकि अगला स्थान यह भी है और अगला स्थान यह भी है। एन के अगले स्थान पर एम भी होगा और के भी होगा, तो अगले स्थान का भी मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो हमारा अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं जिसका आंसर हम लोग को करना था। देखो, एक बार हमारा अरेंजमेंट अगर कंप्लीट हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए उसका आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही आराम से दे सकते हैं। देखिएगा, कुल मिला के इतना क्वेश्चन आपका इसके ऊपर पूछा गया है। कुल मिला के 5 क्वेश्चन, और इन सभी पांचों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्यू के विपरीत कौन है? कितना सिंपल बात है। क्यू के विपरीत कौन हो जाएगा? पी होगा। आंसर इस क्वेश्चन का पी, देख लीजिए टिक लगाया भी गया है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, जे के बाएं दूसरा कौन बैठा है? जे के बाएं दूसरा, जे के पास से चलिए, जे के बाएं पहला, बाएं दूसरा पी बैठा है। आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। जे के बाएं दूसरा, तो इस तरफ जे का बायां होगा और इस तरफ जे का दायां होगा। आगे देखिए, के और एम के बीच कौन बैठा है? के और एम के बीच, देखो भाई, के और एम के बीच कौन बैठा है? एन बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। आगे देखिए, के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? के दाएं, तो के दाएं पहला, दाएं दूसरा कौन बैठा है? एम बैठा है। आगे चलिए, एन का पड़ोसी कौन है? भाई एन का पड़ोसी के और एम है, एन का पड़ोसी के और एम हो जाएगा। मतलब मेन क्या था हमारा? मेन था अरेंजमेंट को बनाना। एक बार अरेंजमेंट हमारा बन के तैयार हो गया, फिर हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ओके,
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का है ना। ओपन डाइस यानी खुला पासा से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और डाइस के क्वेश्चन में हमें यही बताना होता है कि किसके सामने कौन सी संख्या है ना, किसके सामने कौन सी संख्या है, किसके सामने कौन सा लेटर है, किसके सामने कौन सा सिंबल है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, यह क्वेश्चन तो ओपन डाइस का है, तो ओपन डाइस के क्वेश्चन में हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि किसके सामने कौन सी संख्या होगी। तो इसका तरीका है कि ऊपर से नीचे चलिए, ऊपर से नीचे चलने में या बाएं से दाएं चलने में, इस आकृति को उलट के भी दिया जा सकता है, तो ऊपर से नीचे चलिए या फिर बाएं से दाएं चलिए, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो अल्टरनेट सरफेस देख लीजिए, ऊपर से नीचे चलेंगे तो डॉलर के अल्टरनेट में क्या आएगा, हैश आएगा। इसका मतलब है कि डॉलर के अपोजिट सरफेस पर क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डॉलर के सामने डॉलर के विपरीत क्या होगा, हैश होगा। अब फिर उसी तरह से चलिए, प्रतिशत का अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर होता है, तो प्रतिशत के अल्टरनेट में क्या होगा, कॉपीराइट होगा। तो प्रतिशत के अल्टरनेट सरफेस पर कॉपीराइट हो जाएगा। अब जो दो बच गया है वह एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे होगा, तो एट द रेट के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो एट द रेट के अपोजिट सरफेस पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो यह चीज हम लोगों को पता चल चुका है कि किसके अपोजिट सरफेस पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा सिंबल होगा, है ना। तो डॉलर के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, हैश होगा। प्रतिशत के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, कॉपीराइट। और एट द रेट के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अब देखिए एक काम का बात आपको हम बताते हैं कि कभी भी दो ऐसा सतह हमें एक साथ नहीं दिखाई देगा जो एक दूसरे के विपरीत में होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई दो ऐसी सतह हमें एक साथ नहीं दिखाई देगा जो एक दूसरे के अपोजिट में होगा। जैसे अगर हम बात करें लूडो का, तो देखिएगा उसमें 6 के विपरीत में 1 होता है, तो अगर आपको 6 दिखेगा ना तो 1 नहीं दिखेगा, और अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। उसी तरह से 4 के अपोजिट में वहाँ 2 होता है, चेक जरूर करिएगा। तो 4 के अपोजिट में अगर 2 होता है तो अगर 4 दिखेगा तो फिर आपको 2 नहीं दिखेगा। 4 के अपोजिट में 2 है तो अगर ऊपर में 4 है तो फिर नीचे में 2 होगा, है ना। तो 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, और अगर 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। मतलब सिंपल सा एक लॉजिक यह है कि पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो हमें वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि अगर इस पासे को मोड़ा जाए और मोड़ करके, जो खुला पासा है इसको मोड़ करके एक घन का रूप दिया जाए, एक पासे का रूप दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो वैसे विकल्प को आप चुनिए जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई नहीं देता होगा। ऑप्शन बी से चलिए। देखिए इसमें गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा डॉलर है, डॉलर के अपोजिट सरफेस पे, यह तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, है ना, यहाँ पे चलते हैं, देख लीजिए इस ऑप्शन में चलिए। डॉलर के अपोजिट सरफेस पे क्या है, हैश, तो डॉलर है, हैश नहीं दिख रहा है। एट के अपोजिट सरफेस पे क्या है, ट्रायंगल, तो इस ऑप्शन में देखिए एट द रेट भी दिख रहा है, ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो यह ऑप्शन हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे दो विपरीत सतह एक साथ हमें दिख रहा है, यहाँ पे एट द रेट दिखा है तो ट्रायंगल को नहीं दिखना चाहिए था, और ट्रायंगल दिखा है तो एट द रेट को नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, और दो विपरीत सतह कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो विकल्प ए इस वजह से गलत हो गया। अब इसको चलिए विकल्प बी में चलिए। डॉलर दिखा है इसमें, है ना, तो हैश नहीं दिखना चाहिए, तो डॉलर है, हैश नहीं है। एट द रेट दिखा है तो एट द रेट के सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए। कॉपीराइट दिखा है तो कॉपीराइट के सामने परसेंटेज है, नहीं दिखना चाहिए, तो यह तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर दिखा है तो हमें हैश नहीं दिखना चाहिए, यहाँ डॉलर और हैश दोनों है, मतलब यह ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा। दो विपरीत सतह कभी एक साथ हमें दिखाई नहीं देगा। अगले ऑप्शन में चलिए, हैश है इसके साथ, डॉलर नहीं होना चाहिए, नहीं है। प्रतिशत है इसके साथ, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, प्रतिशत और कॉपीराइट दोनों आ गया, तो दो विपरीत सतह एक साथ दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हमारा आंसर होगा। यानी इस पासे को अगर जो खुला पासा है इसको मोड़ेंगे तो यह ऐसा दिखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ समझना है इस चीज़ को। बोला है 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था यह बताना है। आंसर इसका सैटरडे, टिक लगाया गया है, बट कैसे सैटरडे आएगा और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे पूरे डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से एक चीज़ समझिएगा कि आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होता है,
हाँ सर बिल्कुल पता है, एक साल में 365 दिन होता है। तो 365 में आप 7 से भाग जरूर करिए। 7 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन के बाद वापस वही दिन रिपीट होके आ जाता है। आज रविवार है तो 7 दिन बाद रविवार, आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार होगा, आज मंगलवार है तो 7 दिन पहले मंगलवार होगा, तो 7 दिन बाद वापस वही दिन रिपीट होके आ जाता है। तो अगर वैल्यू 7 से बड़ा हो, जैसे पूछा जाए कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष क्या बचा? 1 बचा। तो आज से एक दिन बाद जो दिन होगा वही 15 दिन बाद होगा। तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 में 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35, 1, 7 दूना 14, 1, शेष क्या बचा? 1 बचा। कहने का यह मतलब है कि पूरे एक साल में ना एक विषम दिन बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो +1 करेंगे, 1 साल पहले कौन सा दिन होगा तो -1 करेंगे, क्योंकि पूरे एक वर्ष में कितना विषम दिन बनता है? एक विषम दिन बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं, यानी कि ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑड डेज बोलते हैं, विषम दिन। तो एक साल में एक विषम दिन। लेकिन जो लीप ईयर होता है ना, उसमें 366 दिन हो जाता है। लीप ईयर में 366 दिन होता है और लीप ईयर का फरवरी 29 दिनों का होता है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लीप ईयर का पहचान क्या होता है? तो जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, है ना, जिस साल का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, शताब्दी के केस में 400 से भाग दे करके चेक करते हैं, तो वह लीप ईयर होता है। जैसे 2012 लीप ईयर है ना, क्योंकि देख लीजिए अंतिम 2 अंक 4 से कट गया। 2024 लीप ईयर है क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट गया। जिस साल का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा वह लीप वर्ष होगा। लेकिन 1900 क्या यह लीप ईयर होगा? तो ये शताब्दी वर्ष है, अंतिम में 00 शताब्दी, तो इसमें 400 से भाग करिए, 400 से नहीं कटेगा, मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं है। तो यह लीप वर्ष है तो इसमें 366 दिन, यह भी लीप वर्ष है, इसमें 366 दिन। लेकिन जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें कितना दिन होगा? 365 दिन। तो 366 में जब आप 7 से भाग करिएगा तो शेष बचेगा 2। मतलब यहाँ से 2 बात हमारे समझ में आया है। क्या समझ में आया है? कि एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। पूरे एक साल में एक विषम दिन है ना, 2 साल में 2 विषम दिन, 3 साल में 3 विषम दिन। लेकिन अगर लीप ईयर हम क्रॉस करेंगे, लीप ईयर अगर हम क्रॉस कर देंगे, तो लीप ईयर जब भी क्रॉस करेंगे तो उसके लिए 2 विषम दिन हम लोग काउंट करेंगे। लीप ईयर क्रॉस करेंगे तो उसके लिए कितना विषम दिन काउंट करेंगे? 2 विषम दिन काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और इसका हम लोग लेंगे। क्वेश्चन क्या है? 20 मार्च 2024। कई कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2024 का दिन दे रखा है। कौन सा दिन है? रविवार है। 20 मार्च 2024 को ना रविवार है। तो इसके बेसिस पर हमें बताना है 20 मार्च 2012, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा तरीका क्या होगा हम लोगों का। सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखिए। डेट सेम है, मंथ सेम है, तो डेट और मंथ तो सेम हो गया। ईयर के केस में देख लीजिए कि डिफरेंस कितने ईयर का है। तो 2012 से 2024 12 साल का अंतर है, तो 12 विषम दिन तो यह हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल में एक विषम दिन, तो 12 साल में 12 विषम दिन। अभी देखे हैं एक साल में 365 दिन होता है और 365 में 7 से भाग करते हैं तो 1 शेष आता है। तो 2012 से 2024 सीधा चलिएगा, है ना, छोटा से बड़ा वैल्यू की तरफ। 2012 से 24 में कितने साल का अंतर? 12 साल का, तो 12 विषम दिन तो यह हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि सभी वर्ष के लिए एक एक विषम दिन ही काउंट किया है, जबकि जो भी आपका लीप ईयर होगा उसका विषम दिन तो 2 होगा। सबके लिए, सभी 12 वर्ष के लिए हम लोग एक विषम दिन काउंट किए हैं, जबकि जितना भी लीप वर्ष होगा उसका 2 विषम दिन होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर कौन कौन होगा। तो 12 से 24 में चलेंगे तो 12 तो लीप वर्ष हो जाएगा 2012, क्योंकि 4 से कटता है। अब 4 साल के बाद तो 16 लीप वर्ष होगा, है ना, फिर 4 साल के बाद तो 20 लीप वर्ष होगा, फिर 4 साल के बाद तो 24 लीप वर्ष होगा। यानी कुल मिला के हमारे रास्ते में ना यह चारों लीप वर्ष आएगा। लेकिन उसमें से 2012 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि 12 के मार्च में हम लोग आ चुके हैं और 12 के मार्च से ऊपर जाना है। मतलब इसका जो फरवरी है, 2012 का जो फरवरी है वो पहले ही निकल चुका है ना। 2012 का फरवरी क्या हो चुका है? पहले ही निकल चुका है। मार्च 2012 से हमें ऊपर जाना है मार्च 2024 के तरफ। तो क्या हमारे रास्ते में 2012 का 29 फरवरी आएगा? नहीं आएगा। और जब तक किसी वर्ष का 29 फरवरी हमारे रास्ते में ना आए तब तक उस वर्ष को हम लोग एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो 2012 लीप ईयर है, लेकिन इसका फरवरी पहले ही निकल चुका है, 29 फरवरी पहले ही निकल चुका है, तो यह एज ए लीप
लीप ईयर काउंट नहीं होगा तो एज ए लीप ईयर कितना साल काउंट होगा, 3 साल काउंट होगा। तो 3 और इसमें जोड़ लीजिए, तो 12 + 3 कितना हो गया, 15। 12 + 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का मतलब क्या होगा, तो 7 से भाग कर लीजिए, 7 दूना 14, शेष कितना, 1। तो जो फाइनल विषम दिन आया वो आपका आ गया है 1। फाइनल विषम दिन कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब इस 1 को क्या करें, प्लस की माइनस, तो देखिए कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो 24 का दिन पता है, 12 का निकालना है, मतलब कैलेंडर में पीछे जाना है। 2024 में है, 2024 से 2012 में जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो ये जो विषम दिन निकला है ना, इसको माइनस करिए, तो रविवार -1, रविवार -1 क्या होता है आपका, रविवार -1 आपका शनिवार होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा शनिवार। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का, यहाँ पे शनिवार होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके का। मान लीजिए कि सवाल ऐसे दे कि 18 जनवरी 1950, 18 जनवरी 1950 का दिन है, शनिवार है, सैटरडे है। ठीक है, और इसके बेसिस पर हम लोग को पता करना है कि भाई 18 जनवरी 1963 को कौन सा दिन होगा। आइए हम लोग देखते हैं 18 जनवरी 1963 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में डेट और मंथ सेम है ना, केवल ईयर में डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है, तो 50 से 63, 13 साल का, तो 13 विषम दिन तो यह हो गया। अब लीप ईयर वाला भी तो एक्स्ट्रा है ना, जितना भी लीप वर्ष होगा उसमें 2 विषम दिन होगा, लेकिन सभी 13 वर्ष के लिए हम लोग एक ही काउंट किए हैं। तो अब आप क्या करिए कि 50 से 63 के बीच में जितने भी लीप ईयर आएंगे ना, उन सब के लिए आप विषम दिन इसमें जोड़ लीजिए। तो 50 से 63 में चलिए, 50 तो आपका लीप वर्ष नहीं है, 51 नहीं है, 52, 4 से कट जाता है, 1952 होगा। अब 4 साल के बाद तो 56 होगा, फिर 4 साल के बाद तो 60 होगा, फिर 4 साल के बाद तो 64 रेंज से बाहर हो गया। मतलब कुल मिला के कितना लीप वर्ष होगा, 3। तो इसमें ऐड कर लीजिए 3, तो 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैल्यू 7 से बड़ा आ जाए तो 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना आ गया, 2, शेष 2 आ गया। अब शेष 2 आया, यानी कि फाइनल हमारा विषम दिन कितना आ गया, 2। छोटा सा बस काम करना है ना, क्या करना है, साल में अंतर कितना का, 13 साल का। 50 से 63 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 52, 56, 60, 3, तो 3 ऐड कर दिए, 13, 3, 16, 16 का मतलब 2। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो 50 में है और 63 में जाना है, मतलब आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए निकाले गए और डे को प्लस करिए, तो सैटरडे +2 क्या हो जाएगा, मंडे, संडे, मंडे। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का मंडे हो जाएगा। तो यह तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओके, कैलेंडर को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है ना। पंक्ति में निखिल का स्थान देख लीजिए, एक पर्सन का स्थान किस तरफ से दिया है, बाएं से दिया है, और दूसरे पर्सन का स्थान किस तरफ से दिया है, दाएं से दिया है। आगे देखिए क्या बोला है, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच है। केवल रोहन कहने का मतलब कितना पर्सन दोनों के ठीक बीच है, केवल एक पर्सन दोनों के ठीक बीच है। तो हमें बताना है कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में ना 2 तरीके से सवाल पूछता है, अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या और कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो दोनों को आप समझिए। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप करिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। क्या करना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। इससे निकलेगा पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या, लेकिन इससे किस तरह का संख्या निकलेगा, इससे निकलेगा पंक्तियों में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। जैसे देखिए निखिल बाएं से 8वां, तो निखिल का स्थान बाएं से 8वां। आगे देखिए दीपक का स्थान दाएं से 9वां, और इसके बीच में केवल रोहन है, मतलब एक पर्सन है। तो 8 और 9 17 और 1 18। इस पंक्ति में अधिकतम कितना व्यक्ति होगा, 18। लेकिन हम लोगों से अधिकतम व्यक्ति नहीं पूछा है, अधिकतम पूछता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। जैसे किसी पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 12वां, बी का स्थान दाईं ओर से 13वां, और इसके बीच में 5 व्यक्ति, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। 12 13 25 और 5 30। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 30 हो जाएगा, अधिकतम व्यक्ति 30 हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूनतम व्यक्ति का संख्या पूछे तो देखिए क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ्ट प्लस राइट। अब लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करना है, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालना है, और माइनस क्या करना है, मिडिल में 2 जोड़ करके, यानी मिडिल में जितना भी पर्सन होगा उसमें 2 जोड़ करके लेफ्ट और राइट में से माइनस करेंगे। ओके,
तो देखिए निखिल का स्थान बाएं से क्या है, 8वां है। ओके, निखिल का स्थान बाएं से 8वां, और दीपक का स्थान दाएं से क्या है, 9वां। एक का स्थान बाएं से, दूसरा का स्थान दाएं से दिया है। अब इसमें से माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2, तो केवल रोहन दोनों के बीच है, मतलब दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो 1 प्लस 2, मिडिल में एक व्यक्ति है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 8 और 9 17, 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 14। यानी इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति हो सकता है 14 और अधिकतम व्यक्ति हो सकता है 18। यहाँ पे पूछा था कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो आंसर करेंगे हम लोग 14। इस फॉर्मूला से क्या निकलता है, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए तीनों को जोड़ देना है, लेकिन न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2। लेकिन अगर ऑप्शन में यह ना दे कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालना है कि न्यूनतम, सीधे पूछे कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो फिर हम दोनों निकालेंगे और दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वही हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और एजप्शन का आ गया है। कथन क्या है, क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं, यह कथन है। अब इस कथन में कौन सा अवधारणा निहित है, आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, यह तो गलत हो गया। क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट बोला गया है, आजकल लोग क्रिकेट खेलते हैं तो चलेगा, लेकिन केवल बोला गया है तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। क्रिकेट खेलते हैं लेकिन केवल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आगे कोई भी शतरंज नहीं खेल रहा है, अच्छा यहाँ से तो ऐसा नेगेटिव कुछ दर्शाया नहीं जा रहा है, तो यह भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है, तो दोनों का दोनों आपका गलत हो जाएगा। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, देखिएगा क्या बोला गया है। कोई पेड़ बंजर नहीं है, तो ऐसा करो आप, पेड़ तो आप अलग बना लो, यह हो गया आपका पेड़, और कोई पेड़ बंजर नहीं है तो बंजर अलग होगा। बंजर कहाँ होगा, बंजर तो आपका अलग होगा। कोई पेड़ बंजर नहीं है तो बंजर अलग होगा, पेड़ और बंजर में कोई रिलेशन नहीं। आगे कुछ बंजर भूमि है, तो बंजर का कुछ पार्ट क्या है, बंजर का कुछ पार्ट आपका भूमि है। देखिए कोई पेड़ बंजर नहीं है और बंजर का कुछ पार्ट क्या है, भूमि है। अब इसके बेसिस पर आप निष्कर्ष निकालिए। कथन के हिसाब से बना चुके हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। कुछ पेड़ भूमि है, देखिए पेड़ अलग है भूमि अलग है, यह तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ बंजर पेड़ है, बंजर अलग है पेड़ अलग है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई तर्क संगत है। कुछ पेड़ भूमि है, देखिए तो पेड़ अलग है भूमि अलग है, इसमें कुछ का रिलेशन है नहीं, तो गलत हो जाएगा। कुछ बंजर पेड़ है, तो बंजर और पेड़ में कुछ का रिलेशन है नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम देखते हैं। देखिए बोला है कोई कार बस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार को अलग बना देते हैं और बस को अलग बना देते हैं। तो कार अलग हो गया, बस अलग हो गया। आगे आगे बोला है सभी बसें बड़ी हैं, जो भी बस है ना सबका सब क्या है, बड़ी है, तो सभी बसें को बना दिए बड़ी। अब आगे निष्कर्ष बताइए। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना लिए, अब वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। पहला, कुछ कारें बड़ी हैं, देखिए कार और बड़ी में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ बसें कार हैं, बस अलग है कार अलग है, यह भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, दोनों का आंसर हम लोगों ने चुन लिया, और यह दोनों क्वेश्चन आपका 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, और यह भी क्वेश्चन वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष से है। पिछला 2 क्वेश्चन प्योर सिलॉक्स का क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से है। देखिए कथन के हिसाब से आप यह तय करिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा, मतलब कथन में जो बोला गया है उसके आधार पे जो निश्चित सत्य होगा वही कथन, वही आपका निष्कर्ष होगा। तो देखिए कथन क्या है, श्याम ने कौशिक से कहा, श्याम बोला है कौशिक से, कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया जाता है, प्रोन्नति किया गया है यानी कि प्रमोशन किया गया है। श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उससे प्रोन्नत किया जाता है, यानी कि उसको प्रमोशन दिया जाता है। अब इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है कि कल्याण को छोड़कर किसी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा तो नहीं निकलता है। कल्याण का अच्छा है, बाकी का भी अच्छा हो सकता है। यहाँ सिर्फ यह बोला गया कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, उसको प्रोन्नत किया जा सकता है, लेकिन इससे यह तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कल्याण को छोड़कर अन्य का प्रदर्शन अच्छा है कि नहीं है। तो पहला क्या होगा, गलत होगा, यह गलत हो गया। दूसरा, प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, यह बात तो सही है,
श्याम को प्रोन्नति क्यों मिला है? क्योंकि उसने प्रदर्शन अच्छा किया है। इसका मतलब प्रदर्शन पर डिपेंड करता है प्रोन्नति। तो दूसरा जो है वह निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला वेन आरेख त्रिभुज उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है जो माजा लेता है ना। त्रिभुज किसके लिए है? जो माजा लेता है। ठीक है, माजा लेता है मतलब जो माजा पीता है उसके लिए। आगे देखिए, त्रिभुज माजे के लिए है। वृत्त उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है जो फैंटा। वृत्त किसके लिए है? वृत्त फैंटा पीने वाले के लिए है। जो फैंटा पीता है उसके लिए वृत्त है। आगे, और आयत उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्लाइस, और स्लाइस वाले के लिए क्या है? आयत। यानी जो भी आयत में है सब स्लाइस पिएगा, जो सर्किल में है वह फैंटा पिएगा, और जो ट्रायंगल में है वह माजा पिएगा। जो तीनों जगह कॉमन है तीनों पिएगा। हम लोग को क्या बताना है? कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं लेकिन फैंटा नहीं पीते हैं? माजा और स्लाइस दोनों पीता है लेकिन फैंटा नहीं। तो फैंटा का कौन सा है आपका डायग्राम? यहाँ सर्किल, यानी सर्किल में नहीं आना चाहिए। कहाँ नहीं आना चाहिए? सर्किल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैंटा नहीं लेता है। माजा और स्लाइस में हो, इस दोनों जगह कॉमन हो, बट फैंटा में नहीं हो। तो ऐसा संख्या आप खोजिए कि जो ट्रायंगल है ना, माजा और स्लाइस, तो माजा के लिए ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल और इसमें रेक्टेंगल में, मतलब जो त्रिभुज और आयत में कॉमन हो। तो इस डाटा को देखिए, तो यह जो डाटा है त्रिभुज और आयत दोनों में कॉमन है। बाकी इसको देखिए, आयत और सर्किल में है, तो सर्किल वाले को तो काउंट करना ही नहीं है। 40 केवल आयत में है, तो जो केवल आयत में होगा वो तो केवल स्लाइस पिएगा, है ना। 20 केवल आयत में है तो यह केवल स्लाइस पिएगा। हमें क्या बताना है? माजा और स्लाइस लेता हो। तो माजा और स्लाइस दोनों कौन लेगा? जो ट्रायंगल में और आयत में दोनों जगह होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग? 17। ठीक है, 15 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 15 माजा और स्लाइस दोनों लेता है, लेकिन साथ में यह फैंटा भी लेता है, सर्किल में भी है, इस वजह से इसको काउंट नहीं किए हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। पी क्यू की माँ है। पी जो है वह क्यू की माँ है। तो आइए पी को हम बनाते हैं क्यू की माँ। तो पी को रखेंगे ऊपर, क्यू को रखेंगे नीचे, माँ है तो सर्कल में। पी क्यू की माँ हो गया। महिला को सर्कल में, पुरुष को ट्रायंगल में। किसी भी पर्सन के पिता, माता पिता को उसके ऊपर रखिएगा और संतान को नीचे। क्यू संतान है पी का, पी माता है क्यू का। क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। आगे देखिए क्या बोला है? जो दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए होता है। तो जो यानी कि क्यू आर की बहन है। क्यू बहन है किसका? आर का। तो क्यू और आर दोनों साथ में रहेगा, और क्यू बहन है तो इसको रखिए सर्कल में। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए क्या हो गया? पी माता अगर क्यू का है तो आर की भी माता हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर की बहन है। यह दोनों भाई बहन। अभी आर का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे चलिए, आगे एस आर का पुत्र है। एस जो है आर का पुत्र। तो आर का पुत्र कौन है? एस। तो एस कहाँ रहेगा? आर के नीचे। पुत्र है यानी कि पुरुष है, तो इसको रखिए ट्रायंगल में। अब बोला है पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है वह एस से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए एस का आर जो है वह माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। आर का तो जेंडर क्लियर है नहीं। तो अगर आर पिता होगा तो एस के पिता की माता पी हो जाएगा, तो पिता की माता यानी कि दादी। और अगर आर महिला होगी तो एस की माता हो जाएगी, तो एस की माता की माता यानी नानी हो जाएगी। तो पी एस की नानी भी हो सकती है और दादी भी हो सकती है। तो ऑप्शन में नानी है, हम नानी चुनेंगे, क्योंकि पता है अंग्रेजी में क्या लिखा होगा? अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा होगा ग्रैंड मदर। तो हम लोग अपना आंसर क्या चुनेंगे? यही आंसर चुनेंगे, क्योंकि ग्रैंड मदर का मतलब नानी और दादी दोनों होता है। तो आंसर हम लोग क्या चुनेंगे? ग्रैंड मदर अपना आंसर चुनेंगे। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं पांचवा के दाएं चौथा के बाएं तीसरा अक्षर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए तो पहले क्या मिला? बाएं की दाएं। तो आप बोलोगे कि सर पहले तो बाएं मिला, तो हमारा आंसर इसमें बाएं से ही होगा। हमारा आंसर किस तरफ से होगा? बाएं से। क्वेश्चन पढ़ने में जो पहले मिले आंसर हमारा उसी से। अब आपको क्या करना है ना कि बाएं से छठा, तो पहला संख्या हम लिख लिए बाएं से छठा। अब जो भी बायां होगा उसको इसमें से घटाएंगे और दायां वाला को इसमें जोड़ना है। बाएं वाले को घटाना है। पहला क्या है आपका? पहला बाएं से छठा, तो यह बाएं से छठा हो गया। आंसर भी हमारा बाएं से ही निकलेगा, बाएं से छठा। अब इसमें जो बायां वाला होगा उसको घटाएंगे और दाएं वाले को जोड़ेंगे। तो दाएं से पांचवा
तो दाएं से पांचवा, तो दाएं है तो जोड़ेंगे। के दाएं चौथा, दाएं है तो इसको जोड़ेंगे। आगे देखिए के बाएं तीसरा, बाएं है तो इसको घटाएंगे। बाएं से शुरू किए हैं तो जो भी बाएं होगा इसमें से घटेगा और दाएं होगा उसको जोड़ेंगे, क्योंकि दो रंग रहता है तो जोड़ के और एक रंग तो घटा के। तो बाएं बाएं माइनस होगा, दाएं वाला इसमें प्लस हो गया, बस हो गया आंसर। 6 5 11 4 15 माइनस 3 क्या हुआ 12, और यह 12 आंसर किस तरफ से निकला है बाएं से। तो बाएं से 12 नंबर पर अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है एल, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एल। सीधे देख लीजिए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान पहले क्या आता है बाएं, तो आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा बाएं से निकलेगा। अब चलिए पहला अक्षर देखिए किस ओर से है बाएं से, तो चलिए यह बाएं है। अब इस आगे पढ़ते जाइए, जो बायां होगा उसको घटा लीजिएगा, दाएं वाले को जोड़िएगा। तो बाएं से छठा, के दाएं पांचवा, दाएं है तो जोड़ दीजिए। के दाएं चौथा, फिर दाएं है तो जोड़ लीजिए। फिर आगे देख लीजिए, के बाएं तीसरा, बाएं है तो घटा लीजिए। हो गया 6 5 11 4 15 माइनस 3 12। 12 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा भाई, 12 नंबर पे लेटर आ जाएगा एल। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का एल हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, नए ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।